हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्री नाउ क्लासेस गोरखपुर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल पे अणुकत्यायन का सीरीज चलाया जा रहा है, जिसमें वॉल्यूम 1 के 3 चैप्टर का ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है और आज हम चौथा चैप्टर पढ़ेंगे। चौथा चैप्टर जो कि है इकोलॉजी। तो सर्वप्रथम हम जानेंगे कि इकोलॉजी क्या होता है और क्रॉप के इकोलॉजी मतलब हम एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जानेंगे कि इकोलॉजी का क्या महत्व है और क्या होता है इसका। ठीक है, तो सर्वप्रथम जब हम बात करते हैं कि इकोलॉजी है क्या या क्या कैसे बना है इकोलॉजी, इसका मतलब क्या होता है या इसकी मीनिंग क्या है, तो सर्वप्रथम हम यही जानेंगे। तो जब हम बात करते हैं कि इकोलॉजी, तो पहली बात है कि इकोलॉजी ग्रीक वर्ड है। इकोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है जो कि ओकियोस नामक शब्द से बना हुआ है या ओकियोस नामक शब्द से लिया गया है इकोलॉजी को, जिसका मतलब होता है कि होम, मतलब हाउस या कह सकते हैं घर। ठीक, इकोलॉजी शब्द का मतलब ही होता है घर। तो जब हम बात करते हैं कि एज ए मतलब क्रॉप के रिगार्डिंग या क्रॉप के अकॉर्डिंग बात करते हैं जब, तो क्रॉप इकोलॉजी मीन्स द रिलेशनशिप ऑफ ए क्रॉप और क्रॉप कम्युनिटी विद इट्स सराउंडिंग से इन्वायरमेंट, कि किसी भी क्रॉप के उससे रिलेटेड या उसके आसपास की कम्युनिटी मतलब क्रॉप कम्युनिटी और उसकी जो चारों तरफ के वातावरण या फैला हुआ वातावरण का जो कंडीशन है वही क्रॉप इकोलॉजी है। ठीक है, इकोलॉजी का हिंदी होता है पारिस्थितिकी, जिसका हिंदी शब्द होता है तो मतलब कि इसमें सिंपल यही देखते हैं कि क्रॉप का जो भी इन्वायरमेंटल कंडीशन है उसके आसपास के एरिया में उसी को क्रॉप इकोलॉजी बोलते हैं। ये अलग अलग कंडीशन में वेरी भी करता है कि डिफर भी होता है, जैसे कि a local climate condition that differ from the surrounding area because the difference in relief exposure cover is called microclimate। कि अब जैसे क्या होता है ना कि अलग अलग क्रॉप इकोलॉजी या अलग अलग क्रॉप में उसका क्रॉप इकोलॉजी अलग अलग होता है, वहाँ का क्लाइमेट माइक्रो क्लाइमेट जिसको बोलते हैं, जो वहाँ की क्लाइमेट कंडीशन होती है जो कि रिलीफ और एक्सपोजर और कवरिंग के आधार पे अलग अलग बाटा मतलब अलग अलग डिसाइड भी होता है वहाँ के लोकल कंडीशन को, तो उसी को हम माइक्रो क्लाइमेट बोलते हैं। और जब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो माइक्रो क्लाइमेट की स्टडी हम दो लेवल पे करते हैं। ठीक है, दो लेवल पे करते हैं, पहला प्लांट लेवल पे और दूसरा सॉइल लेवल पे, कि हर क्रॉप का ना जो एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्लाइमेटिक कंडीशन का या माइक्रो क्लाइमेट का जब अध्ययन करते हैं तो दो लेवल पे करते हैं, पहला है प्लांट लेवल पे और दूसरा है सॉइल लेवल पे। तो सर्वप्रथम हम प्लांट लेवल पे अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि प्लांट लेवल पे माइक्रो क्लाइमेट क्या है। तो इसमें सर्वप्रथम देखते हैं कि इको क्लाइमेट ऑफ द प्लांट दैट क्लाइमेट जस्ट एबव द बीनीथ ऑफ क्रॉप कैनोपी इज डिफरेंट फ्रॉम द क्लाइमेट ऑफ सराउंडिंग इन्वायरमेंट, कि किसी भी क्रॉप के या हम प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट के कैनोपी के नीचे के एरिया या उसके आसपास के सराउंडिंग की वातावरण को जब हम अध्ययन करते हैं या उसके इको क्लाइमेट का अध्ययन करते हैं तो हम इसी को माइक्रो क्लाइमेट एट प्लांट लेवल कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि अगर कोई भी प्लांट है उसके कैनोपी मतलब जितना दूर में उसका एरिया फैला हुआ है क्रॉप का, मतलब ब्रांचेज और शाखाएँ पत्तियाँ होती हैं फैली हुई हैं पेड़ पे, उसके नीचे के सारे एरिया को मतलब एक प्लांट के नीचे के सारे एरिया को और सारे एरिया को और वहाँ के कंडीशन को, जिस कंडीशन का मतलब जो जो क्लाइमेट वहाँ पे होता है या माइक्रो क्लाइमेट वहाँ, क्योंकि क्लाइमेट तो पूरी अगर हम एक पूरी लोकेलिटी की बात करते हैं पूरी जगह के बारे में बात हो जाती है, लेकिन जब हम एकदम एक क्रॉप के नीचे के एरिया को देख रहे हैं या उसके कैनोपी के छाए के अंतर्गत देखते हैं तो हम उसी को माइक्रो क्लाइमेट एट प्लांट लेवल कहते हैं। अब इसमें अलग अलग टाइप के प्लांट्स पे और उसके फीचर्स पे अलग अलग डिफर भी करता है। अब जब माइक्रो क्लाइमेट एट प्लांट लेवल की बात करते हैं तो ये इको क्लाइमेट जो है ये डिफर मतलब वेरी भी करता है, जैसे किस किस चीज़ों पे वेरी करता है, तो कि टाइप ऑफ प्लांट्स की किस टाइप का प्लांट्स है, मतलब बहुत सैडी है या बहुत सिंपल प्लांट है कि मतलब सीधा सीधा उसका ग्रो होता है, उसमें बहुत ज़्यादा ब्रांचिंग नहीं होता है, इस टाइप पे भी होगा। मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स क्या है प्लांट के, कि मतलब यही बात है कि मतलब छाया वाला है या सीधा सीधा ग्रोथ करने वाला है, मॉर्फोलॉजिकल यही
कंडीशन होता है कि कैसा दिखता है वो। और चीज़ें हैं उसमें जैसे कि मार्फोलॉजिकल फीचर्स में ही आते हैं, जैसे कि हाइट्स हो गया, हाइट्स ऑफ प्लांट, ठीक। अब की प्लांट की हाइट क्या है, मतलब बहुत ज़्यादा हाइट है या छोटा है। और कैनोपी साइज़ क्या है, मतलब कि कंडेंस कैनोपी है कि नॉर्मल है। अब एक होता है कि बहुत ज़्यादा सघन है कैनोपी, बहुत ज़्यादा, जिसमें इतना ज़्यादा है कि सूर्य की रोशनी तक नीचे नहीं आ रही है, ठीक। और उसके शेप पे भी निर्भर करता है कि प्लांट का शेप क्या है, साइज, शेप एंड साइज ऑफ लीफ, मतलब कि लीफ के साइज और आकार और अ, आकार और माप के, जैसे लीफ के माप पे भी डिपेंड करता है और स्टेम के भी, कि उसका क्या आकार है और क्या साइज है, ठीक। और जो वहाँ का सॉइल कलर है, मतलब जिस प्लांट की हम बात कर रहे हैं उसके नीचे के एरिया का सॉइल कलर क्या है, उस पर भी वेरी करता है अलग अलग। सॉइल कलर की जब बात करते हैं तो ये मॉडिफाई हो जाता है, जैसे इस पे इम्पैक्ट भी पड़ता है, जैसे सॉइल कलर मॉडिफाई द माइक्रो क्लाइमेट बाई अफेक्टिंग। अब जैसे कि सॉइल कलर कैसे मॉडिफाई करता है, अब वो जानेंगे कि माइक्रो क्लाइमेट को कैसे मॉडिफाई करता है। तो अफेक्टिंग द सनलाइट, सनलाइट के मतलब सूर्य के प्रकाश से अफेक्ट करता है, ठीक। टेम्परेचर से अफेक्ट करता है, ह्यूमिडिटी से अफेक्ट करता है, मतलब कि वहाँ का तापमान क्या है और आर्द्रता कितनी है। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के लेवल जो सॉइल में है उसका लेवल क्या है वहाँ पे, उस पे निर्भर करता है। और एयर वेलोसिटी पे करता है कि हवा का तीव्रता क्या है, मतलब कैसी हवा बह रही है, तेज़ बह रही है, छोट धीरे बह रहा है। और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ के प्लांट मतलब वहाँ के सॉइल में है उस पर निर्भर करता है। और इन सब जितने भी पॉइंट हैं इसके ही बेस पे सॉइल कलर मॉडिफाई करता है या अफेक्ट डालता है माइक्रो क्लाइमेट पे, ठीक। अब जैसे कि हम बात करते हैं कि जो प्लांट का मार्फोलॉजिकल फीचर ज़्यादा है, ठीक है, जिस प्लांट का मार्फोलॉजिकल फीचर्स ज़्यादा हैं मतलब बड़े हैं, ठीक है, वो रिड्यूस करता है एयर मूवमेंट को, मतलब कि हवा के बहाव को, ठीक है, वो रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है। पेनिट्रेशन ऑफ सन रेज, ठीक, तो टू ग्राउंड सरफेस, मतलब कि जो पेनिट्रेशन हो रहा है यानी जो सूर्य की रोशनी है वो डायरेक्ट पेनिट्रेट करती या ग्राउंड लेवल तक, वो कम हो रहा है क्योंकि कैनोपी प्लांट का बड़ा है इसलिए वो रोक दे रहा है, तो उसका भी इफेक्ट पड़ रहा है। अब बात करते हैं कि इवन इमर्जिंग सीडलिंग अल्टर द क्लाइमेट नियर द सॉइल सरफेस बाय रिड्यूसिंग एयर मूवमेंट बाय शेडिंग द ग्राउंड, कि यहाँ तक कि मतलब जो छोटे छोटे अभी सीडलिंग्स निकल रहे हैं मतलब उस पेड़ के नीचे, ठीक है, वो भी क्लाइमेट को अल्टर कर देते हैं, भिन्न कर देते हैं, क्योंकि सॉइल सरफेस के नीचे की जो हवा चल रही है वहाँ पे वो रिड्यूस कर रहे हैं और उसके वहाँ पे ग्राउंड पे शेड बन जा रहा है, मतलब छाया बन जा रहा है। तो टोटली इम्पेक्ट पड़ रहा है किस पे, माइक्रो क्लाइमेट पे इम्पेक्ट पड़ रहा है सॉइल के चक्कर में, यानी सॉइल कलर के आधार पे, ठीक। फिर बात हम करते हैं कि इन vegetation cover area the extreme variation in the temperature of the soil surface and are reduced and the ecoclimate of plant is more humid and cooler than the surrounding which favor the spread of insect pest and disease। अब बात करते हैं कि अगर किसी प्लांट के हम माइक्रो क्लाइमेट एज ए प्लांट लेवल एट प्लांट लेवल पढ़ रहे हैं, जिसमें कि अगर किसी प्लांट के नीचे बहुत ज़्यादा वेजिटेशन हो, वेजिटेशन से कवर एरिया हो, ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वेरिएशन करता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा वेरिएशन करता है टेम्परेचर पे, मतलब सॉइल के टेम्परेचर पे वेरिएशन डालता है, ठीक है। और वो भी सर रिड्यूस करता है इको क्लाइमेट ऑफ प्लांट, मतलब प्लांट के इको क्लाइमेट को रिड्यूस करता है, कम करता है, जबकि ह्यूमिडिटी को बढ़ा देता है जिससे, और मतलब कि वेजिटेशन ज़्यादा है और वहाँ पे टेम्परेचर टेम्परेचर का वेरिएशन होता है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है, कभी हाई होता है कभी लो होता है, जिससे कि वहाँ पे ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है और ठंडा भी हो जाता है, जैसे क्योंकि वेजिटेशन है बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे एक तो छाया भी है और सूर्य की रोशनी भी कम आ रही है क्योंकि क्रॉप का या प्लांट का कैनोपी ज़्यादा है, तो वहाँ पे ह्यूमिडिटी तो बढ़ रही है, उसके साथ साथ वहाँ ठंडा भी है क्योंकि धूप ज़्यादा नहीं आ रहा है, ठीक है। तो जब धूप ज़्यादा नहीं रहा वहाँ पे ठंडा रहेगा तो वहाँ पे ऐसे कंडीशन या फेवरेबल कंडीशन बन जाएंगे किसके लिए, इंसेक्ट के लिए, इंसेक्ट पेस्ट के लिए और डिजीज़ के लिए, मतलब कि फंगस और बैक्टीरिया भी वहाँ पे, क्योंकि ह्यूमिडिटी बड़ी है और ठंडी भी है तो वहाँ पे वो असर अपना दिखाएंगे और इंसेक्ट भी फैल सकते हैं
जिससे कि ओवरऑल प्लांट का नुकसान होगा। तो ये इसका इम्पेक्ट है, क्योंकि वेजिटेशन बहुत ज़्यादा किसी भी प्लांट के नीचे होना भी एक तरह से प्लांट को के लिए नुकसानदायक है। फिर बात करते हैं कि हम प्लांट कैनोपी चेंज द इंटेंसिटी एंड क्वालिटी ऑफ लाइट व्हेन लाइट रेज पास थ्रू इट, कि जैसे जो भी क्रॉप है ना उसका कैनोपी कैसे चेंज करता है, ये बात इसमें बताया गया है कि क्रॉप की जो कैनोपी है इंटेंसिटी एंड क्वालिटी ऑफ लाइट, मतलब कि लाइट की तीव्रता और उसकी गुणवत्ता को कैसे चेंज कर देता है जो उसके आसपास से गुजरते हैं। अब क्योंकि किसी भी प्लांट का कैनोपी बहुत ज़्यादा है तो वहाँ से लाइट जब गुजरेगा, सूर्य की रोशनी जब गुजरेगी तो उससे टकरा के बहुत सारे तो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे और बहुत सारे अलग अलग दिशा में चले जाएंगे, बहुत कम ही प्रवेश कर पाते, क्योंकि वो घन एकदम कैनोपी उसका जिसका कंडेंस है तो अंदर जाने नहीं देगा। तो वही बता रहे हैं यहाँ पे कि उसकी इंटेंसिटी तीव्रता और गुणवत्ता को कम कर देता है। ठीक, इन द डे टाइम व्हेन सन रेज डायरेक्टली फॉल ऑन लीव्स द लीफ टेम्परेचर में बी हायर देन एयर टेम्परेचर, जबकि ये बताया गया कि जब दिन का समय होता है तो सूर्य की रोशनी डायरेक्ट पत्तियों पे पड़ती है, तो पत्तियों का टेम्परेचर उस समय हो सकता है कि जो नॉर्मल हवा का टेम्परेचर है या हवा जो नॉर्मल है उसका टेम्परेचर से अधिक हो पत्तियों का टेम्परेचर। ठीक, एट नाइट में बी लोअर देन एयर टेम्परेचर, और रात के समय में पत्तियों का टेम्परेचर गिर के हवा से टेम्परेचर से कम हो सकता है। ठीक है, तो ये है पूरा माइक्रो क्लाइमेट ऑफ प्लांट लेवल। फिर हम बात करते हैं माइक्रो क्लाइमेट एट सॉइल लेवल, कि सॉइल लेवल पे अभी तो हम प्लांट लेवल तक माइक्रो क्लाइमेट का अध्ययन किए, अब पढ़ेंगे हम माइक्रो क्लाइमेट एट सॉइल लेवल। तो सॉइल लेवल में सॉइल कलर इज द वन ऑफ द फैक्टर विच अफेक्ट माइक्रो क्लाइमेट। हम ऑलरेडी जान चुके हैं कि सॉइल कलर जो है कि बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाल रहा है उस पर प्लांट के माइक्रो क्लाइमेट पे। तो अभी उसके आगे और जानते हैं कि ड्यू टू सॉइल कलर पार्ट ऑफ इनकमिंग रेडिएशन आर रिफ्लेक्ट। तो अब सॉइल के कलर पे बहुत ज़्यादा वेरी करेगा कि जो भी रेडिएशन यानी जो सूर्य की किरणों से रेडिएशन आ रहा है या सूर्य की किरण का जो प्रकाश आ रहा है वो कैसे रिफ्लेक्ट करता है, इसका वेरिएशन टोटली डिपेंड करेगा सॉइल कलर पे। द परसेंटेज ऑफ इनकमिंग रेडिएशन दैट इज रिफ्लेक्ट इज कॉल्ड एल्बेडो, कि जो भी परसेंटेज है ना इनकमिंग रेडिएशन का रिफ्लेक्ट होता है उसी को हम एल्बेडो बोलते हैं। अब इसको हम समझते हैं कि एल्बेडो क्या होता है, कि जब सूर्य का प्रकाश धरती पे आता है तो वहाँ से धरती से टकरा के कुछ पार्ट उसके रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, कुछ वापस हो जाते हैं और कुछ वहीं एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और जो जो मात्रा या जो अमाउंट सूर्य के प्रकाश का या उसके रेडिएशन का जो रिफ्लेक्ट होता है उसी को हम एल्बिडो बोलते हैं। जो कि अगर हम इसको सबसे सिंपल समझा जाए या सिंपल रूप से समझे तो जितने भी बर्फीले इलाके हैं ना, जितने भी बर्फीले इलाके हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा एल्बिडो होता है, क्योंकि वहाँ पे एकदम वाइट होता है और स्नो में प्रकाश एब्जॉर्ब करने की क्षमता नहीं होती है और पूरा वहाँ पर सरफेस वाइट होता है, जिसके कारण कि प्रकाश का मैक्सिमम पार्ट यानी लगभग 90% प्रकाश वहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाता है और वो दोबारा मतलब रिफ्लेक्ट होके कहीं और चला जाएगा लेकिन उस पर नहीं आएगा। तो इसीलिए अगर हम जब बर्फीले इलाकों में धूप के समय में भी ना गर्मी नहीं होती है जल्दी, जैसे कि धूप वहाँ पे तो लगेगा लेकिन वहाँ पे टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वहाँ से सूर्य की रोशनी रिफ्लेक्ट हो जा रही है तो वहाँ का कंडीशन मतलब जो वहाँ का टेम्परेचर है वो ठंडा ही रहेगा, बढ़ेगा नहीं। अब बात करते हैं अब जैसे कि सॉइल में एल्बिडो का, तो सॉइल में भी किसी सॉइल में ज़्यादा होता है एल्बिडो, किसी में कम होता है, तो हम उसके अकॉर्डिंग सब अलग अलग सॉइल के अकॉर्डिंग देखते हैं। जैसे एल्बिडो वेरी अकॉर्डिंग द सॉइल टाइप, प्लांट कवर, मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉइल ऑर्गेनिक मैटर ईटीसी, कि एल्बिडो अलग अलग कंडीशन में वेरी करता है। जैसे कि किस किस कंडीशनों पे वेरी करता है, जैसे कि सॉइल का टाइप क्या है उस पे वेरी करेगा एल्बिडो की मात्रा। ठीक, प्लांट कवर क्या है मतलब वहाँ का वेजिटेशन जो ग्रोथ है वो कैसा है उस पर भी वेरी करेगा एल्बिडो, या उस पर भी डिफर करेगा कि क्या कंडीशन हो सकते हैं। फिर मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉइल, कि सॉइल में मॉइस्चर का कंटेंट कितना है या कितना ज़्यादा है इस पर भी वेरी करेगा।
फिर सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा कितनी है, इस पे भी वेरी करेगा। एल्बिडो की मात्रा, ठीक है, या कितना एल्बिडो होगा, ये सब इन सब चीज़ों पे, जैसे सॉइल टाइप, प्लांट कवर, मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉइल और सॉइल में जो उपस्थित ऑर्गेनिक मैटर है उसके अकॉर्डिंग ये सारे के सारे मतलब एल्बिडो जो है वो वेरिएशन दिखाएगा अपना कि क्या सीन है इसका, ठीक। जैसे कि जब हम बात करते हैं कि जैसे यहाँ पे आगे पढ़ते हैं एल्बिडो में कि ड्यू टू डिफरेंस इन एल्बिडो द सॉइल सरफेस, जो कि एल्बिडो के सॉइल सरफेस पे अलग अलग इसका डिफरेंस देखा जाएगा, मतलब अलग अलग देखा जाएगा। फिर डिफरेंस इन थर्मल रेजाइम्स आर सेट ऑफ इवन इनकमिंग रेडिएशन आर आइडेंटिकल, जैसे कि इसके अलग अलग भी थर्मल रेजिम्स हो सकते हैं, जो क्योंकि जब अगर एक तरह के भी सोलर रेडिएशन का जो इनकमिंग है वो भी अगर आइडेंटिकल है यानी सेम है, फिर भी इसके सॉइल सरफेस के अकॉर्डिंग अलग अलग थर्मल रेजाइम्स हो सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल पे हम समझते हैं कि ए मल्च ऑन द सॉइल सरफेस become very hard by absorbing most of the incoming radiation and keep the soil cool during daytime, कि जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि मल्चिंग की, अगर हम किसी सॉइल सरफेस को मल्चिंग कर दिए हैं यानी उस पर मल्च डाल दिए हैं, ये मल्च अलग अलग तरीक़ों का हो सकता है। जैसे कि अगर हम फसल के अवशेष को ही किसी सॉइल सरफेस को ढक देते हैं तो वहाँ पे जो डायरेक्ट सनलाइट पड़ेगी वो मल्च पे पड़ेगा और वहाँ से थोड़ा बहुत रिफ्लेक्ट होगा और मल्च को ही गर्म करेगा। लेकिन जो उसके अंदर की बात करें, जो मल्च है वहाँ पे वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, जो गर्मी को है एब्जॉर्ब कर लेगा। लेकिन जो उसके नीचे की जो सॉइल होगी यानी मल्चिंग की गई सॉइल, जो नीचे का सॉइल एरिया होगा वो कूल रहेगा दिन के भी समय में, मतलब वो कि दिन के समय में भी मल्चिंग कुछ एब्जॉर्ब कर लेगा हीट और कुछ रिफ्लेक्ट कर देगा, जिसके कारण वहाँ की सॉइल, ठीक है, वहाँ की सॉइल ठंडी रहेगी और इसका वाइस वर्सा ड्यूरिंग नाइट आवर्स, और जब दिन में वो हीट रहेगा, ठीक है, जो मल्चिंग हीट रहेगा उसके कारण रात में जब सॉइल टेम्परेचर वहाँ पे मतलब सॉइल का टेम्परेचर, क्योंकि मल्च गर्म है तो सॉइल भी वहाँ पे गर्म हो जाएगा और मतलब वहाँ उसका भी टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो ये मतलब कि दिन में ठंडा और रात में गर्म हो जाएगा, जिससे कि प्लांट ग्रोथ में बहुत सारे ऐसे सीडलिंग्स हैं, मतलब सीडलिंग तैयार करते हुए क्रॉपों में हम ध्यान रखते हैं कि मतलब मल्चिंग कर देते हैं, जिससे कि दिन और रात में टेम्परेचर बढ़िया बना रहे, जिससे कि अच्छा से अच्छा जर्मिनेशन हो सकता है। अब बात करते हैं कि वेट सॉइल एब्जॉर्ब मोर इनकमिंग रेडिएशन बाय ड्राई सॉइल, कि जो कि गीली सॉइल होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा रेडिएशन मतलब इनकमिंग रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है एज ए कंपेरिजन टू ड्राई सॉइल, कि जो सूखी मृदा होती है और जो गीली मृदा होती है, बहुत सारे जैसे वेटलैंड होते हैं जहाँ पे मतलब पानी में बहुत ज़्यादा नमी बना रहता है, मतलब गीला ही रहता है हमेशा, मतलब सॉइल में बहुत ज़्यादा नमी बना रहता है और वो हमेशा गीला ही रहता है, और बहुत सॉइल ऐसे हैं जो एकदम सूखे रहते हैं हमेशा, मतलब उसमें पानी की कमी रहती है, तो वो वैसे सॉइल कम जो सोलर रेडिएशन उसको बहुत कम एब्जॉर्ब कर पाते हैं, जबकि वेट सॉइल हैं ज़्यादा एब्जॉर्ब कर पाते हैं सोलर रेडिएशन को। मोस्ट ऑफ द रिजर्व एनर्जी यूज टू इवेपोरेट द सॉइल वाटर ड्यू टू विच मॉइस्ट सॉइल टेक लॉन्गर टाइम एंड हीट अप टू कूल डाउन, जैसे कि जब हम बात करते हैं कि एब्जॉर्ब कर रहा है तो क्यों एब्जॉर्ब कर रहा है, तो फिर जब एब्जॉर्बेशन के बाद वेट सॉइल में जब ज़्यादा से ज़्यादा सोलर एनर्जी सोलर रेडिएशन एब्जॉर्ब होगा, जिससे कि वहाँ पे इवेपोरेट हो जाएगा, जो क्योंकि वेट सॉइल में पानी की मात्रा है, सॉइल वाटर की मात्रा ज़्यादा है, तो उसको वहाँ से इवेपोरेट करेगा और लंबे समय तक उसमें, क्योंकि नमी ज़्यादा है वहाँ पे पानी ज़्यादा है, तो उसको करता रहेगा और टाइम ज़्यादा लगेगा और उसको हीट करने में और ठंडा करने में। फिर जैसे और जो ड्राई सॉइल की बात करते हैं वहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी पानी की मात्रा कम है, तो वहाँ पे जल्दी से ही सूख जाएगा और मतलब वहाँ से इवेपोरेट जल्दी हो जाएगा। तो इस तरह से मतलब जो वेट सॉइल जो सोलर इनकमिंग रेडिएशन की बात करते हैं तो वेट सॉइल की कैपेसिटी ज़्यादा होती है एब्जॉर्ब करने की और ड्राई सॉइल की कम होती है।
फ़िलहाल आज के लिए बस इतना ही पढ़ते हैं, फिर इसके आगे हम अब सोर्स सिंक रेशियो जानेंगे, फिर हार्वेस्टिंग इंडेक्स जानेंगे, जो कि इसके अगले क्लास में होगा। क्योंकि ये क्लास बहुत बड़ा है, मतलब ये चैप्टर बहुत बड़ा है, तो इसमें कई पार्ट में इसके क्लास यूट्यूब पे डाले जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू।